नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी साइंस। आप लोग कह रहे होंगे कि साइंस ये बहुत दिन से चल रहा है, तो भाई आप एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं। एक एक मैं चैप्टर को पढ़ा रहा हूं बारीकी से। हर उस प्रश्नों पर हम आपकी पकड़ बना रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वह है क्लास टेंथ तो है ही, चैप्टर ये 2 है, चैप्टर 2। तो कहेंगे चैप्टर 2 तो करा दिया गया है। चैप्टर 2 का पार्ट 2, चैप्टर 2 में मैंने बोला था कि 2 पार्ट बनेगा, तो ये पार्ट दूसरा है। यहाँ भी लगभग आपको 70 के आसपास प्रश्न मिलने वाले हैं। फटाफट इसको हम लोग करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आ जाइए, चलिए। निम्न का सही सूत्र चुनिए। जिप्सम का कह रहा है, जिप्सम। देखिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोनों में थोड़ा सा भिन्न होता है। जिप्सम में 2H2O होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O होगा। तो जब यहाँ पर 1/2 लगा रहे, ये जो 2H2O है, तो 2H2O होगा CaSO4 इंटू 2H2O, तो जिप्सम, और हाफ अगर 1/2 रहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ जिप्सम कह रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। आइए, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में अगर अम्लीयता हो गई है और उसे दूर करना है तो हम चूना का प्रयोग करेंगे, या कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करने वाले हैं। आइए, वहीं अगर मिट्टी की क्षारीयता, जैसे अम्लीयता दूर करना हो, ज्यादा अम्लीय मिट्टी हो गई है, तो आप चूना क्षारीय होता है उसको डालिए। और अगर मिट्टी की क्षारीयता दूर करना है, उसमें अम्लीयता लाना है, तो उसमें जिप्सम को मिलाइए। क्षारीय करना हो तो चूना और अम्लीय करना हो तो जिप्सम। दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। ये निम्नलिखित यौगिकों का उनके रासायनिक सूत्र से मिलान करें। यौगिक है और उनके रासायनिक सूत्र से मिलान करना है। देखिए, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम आपको पता ही है कि के से शुरू होता है। ठीक है, K2SO4 हो जाएगा ना। पोटेशियम है तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, तो एक में हो जाएगा 4। सोडियम तो Na से होता है, Na2SO4 सोडियम हो जाएगा। कैल्शियम तो CaSO4, मैग्नीशियम तो MgSO4। तो ऐसे आप मिला कर लीजिएगा, तो पहला का 4 हो जाएगा, है ना, मिलान कर लीजिएगा। चलिए, अगला, निम्नलिखित का मिलान करिए। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर है तो कॉपर को आप लिखते हैं Cu, कॉपर को क्या लिखते हैं? Cu, तो CuSO4 आ जाइए, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो पहला में 3 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो NaCl, इसको जानते हैं आप, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl कहाँ है? तो देखिए चौथे में है NaCl, ये रहा NaCl। अब आइए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, तो सोडियम को Na लिखेंगे और नाइट्रेट है तो NO3, NaNO3। अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये भी आपका मिलान करा लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक NH4Cl है? NH4Cl है ना, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है। तो अमोनियम क्लोराइड नौसादर को भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नौसादर, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित लवणों का उनके जलीय विलयन के पीएच मान से मिलान करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पीएच मान से जलीय विलयन का मिलान करना है। तो ध्यान रखें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, तो सोडियम क्लोराइड अगर साधारण नमक आप खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि कड़वा? तो कहेंगे ना खट्टा ना कड़वा, यानी ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा क्या? पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का 7। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7। अब आइए, कॉपर सल्फेट, जी हाँ, कॉपर सल्फेट का पीएच मान, तो कॉपर सल्फेट का जो पीएच मान होता है वो कम होता है, यह अम्लीय होता है, और 3 से 4.5 के बीच इसका होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की अब मैं अगर बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, और सोडियम कार्बोनेट ये लगभग 11 से 12 के बीच होता है। ठीक ना, अब आ जाइए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का जो पीएच मान होता है वह लगभग 8 से 9 के बीच होता है, सोडियम एसीटेट का 8 से 9 के बीच होता है। तो ये चारों आपको मान ध्यान रखना है, यही आपको मिलान कराने के लिए यहाँ पर होगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर जो है वो ध्यान दीजिएगा, मैंने सबका मान लिखा दिया है, आपको आंसर मिलान कर लीजिएगा। आइए, पीएच मान से यहां भी मिलान करना है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का पीएच मान क्या होगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट का पीएच मान जो होगा वो लगभग हो जाएगा आपका 7। तो पहला का 1 आप ध्यान रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। हाँ, तो हम लोग थे पोटेशियम नाइट्रेट का जो पीएच वैल्यू होगा वो हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा 1। पोटेशियम नाइट्रेट का पीएच वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो है वो 7। अब हम अगर बात करते हैं जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, तो ये हो जाएगा 3 से 4 के बीच जिंक सल्फेट का। वहीं अगर सॉरी, जिंक सल्फेट का 3 से 4 नहीं होता है, 4 से 5 होगा, आस ही पास रहता है, बाकी ध्यान रखिएगा। और एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है 3 से 4। बाकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये क्षारीय होता है, तो ये 8-9 के बीच होता है, तो ये ध्यान रखिएगा 8-9 के बीच। तो यहाँ आपको दिख गया होगा, पहला का है, दूसरा का भी, तीसरा का से, चौथा का भी, बिल्कुल आसानी से आप इसको कर लीजिए। आइए 9वां प्रश्न। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि ये अम्लीय भी नहीं होगा और क्षारीय भी नहीं होगा, ये न्यूट्रल होता है। और इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रल तो होता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से है, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से है, या दुर्बल और प्रबल ऐसे, या दुर्बल और दुर्बल। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार को मिलाएंगे, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे, तब आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। अच्छा, कमजोर से क्या बनेगा? तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। आइए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर किसका निर्माण होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर, तो कैथोड पर जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन गैस, या कहीं कहीं आपको हाइड्रोजन गैस के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में। ध्यान रखिएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है, यहां पर पूछता है प्रश्न, यहां तो आपसे पूछ रहा है कैथोड पर, तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बी और सी दोनों। आइए अगला सवाल, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। हाँ, धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए या साबुन या अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन अपमार्जक बनाने में जो प्रयोग हम लोग करते हैं वह प्रयोग किया जाता है किसका? तो वह हाइड्रोक्साइड सोडियम है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा। चलिए, जल को स्वच्छ करना है स्विमिंग पूल या पीवीसी निर्माण में, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इजी है ये। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? तो देखिए, वस्त्र उद्योग में करते हैं, ठीक है, और कागज उद्योग में भी करते हैं, एंटा एसिड के रूप में नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एंटा एसिड के रूप में, एंटा एसिड में जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता है? दुर्बल क्षार का, दुर्बल क्षार का। प्रबल मजबूत क्षार का, अगर आप जैसे मजबूत क्षार अगर आप ग्रहण कर लिए, जैसे साबुन सरफ मजबूत क्षार होता है, ये अगर घोल पी लिए और आपके पेट में एसिडिटी है तो ये समझ लिए कि आपको नुकसान करा देगा, मुंह नाक सब गला देगा, जहां जहां जाएगा वो कटने लगेगा, है ना। तो कमजोर क्षार का प्रयोग करते हैं, तो एंटा एसिड में कमजोर का प्रयोग करते हैं, मजबूत का नहीं। तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग एंटा एसिड में नहीं करेंगे। किस किस में करेंगे? वस्त्र उद्योग में करेंगे, कागज उद्योग में करेंगे, रासायनिक उद्योग में करेंगे, बट नहीं करेंगे तो एंटा एसिड के रूप में। आइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। ये कह रहा है कि ये क्या है? तो बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि खाने वाला रहेगा तो दुर्बल ही खाएंगे ना, प्रबल क्षार खा लेंगे तो पेट उठ गला देगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो दुर्बल क्षार है, मतलब कि कमजोर क्षार होगा, वीक बेस, है ना, दुर्बल क्षार। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो प्रश्न आपको करा रहा हूं इसमें कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करा रहा हूं ताकि आप फंसे ना एग्जाम में, है ना। पाव रोटी या केक को फूलने का कारण है, तो पाव रोटी केक फूलने का जो कारण है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, इनमें से कौन एंटा एसिड के रूप में कार्य करता है? एंटा एसिड का मतलब क्या कि कमजोर ये क्षार होगा, दुर्बल क्षार होगा। तो दुर्बल क्षार कौन होगा? तो अभी हमने बताया कि खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कहेंगे हाँ सर, समझ में आ गया। धोबिया सोडा,
ये धोने का सोडा है। अब ये खाने वाला में तो आप देख रहे थे कि NaHCO3 है, लेकिन धोबिया सोडा में होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O मतलब ये पानी है, पानी का 10 अणु, ठीक है। तो जब धोएंगे, सोडा से धोना है तो पानी तो लगेगा ही, है ना। तो ध्यान रखिएगा 10H2O, ठीक, Na2CO3 10H2O, सही आंसर ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल। हाँ, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए कथनों पर विचार करें। कथन 1, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो सकता है। बेकिंग सोडा मतलब कि जो खाने वाला सोडा है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो क्या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा? कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धोबिया सोडा मिल जाएगा? कहेंगे हाँ, ये भी सही है। और तीसरा, ये सभी क्षारीय लवण हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल तीनों क्षारीय लवण हो जाएंगे, यानी कि सभी कथन सही जो है वो हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, क्या कह रहा है? बोरेक्स जैसे जो सोडियम यौगिक होते हैं, इनमें किसका प्रयोग? तो ये सोडियम कार्बोनेट का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है, कानी कानी कानी, का से कॉपर और नी से नीला, कानी याद रखिएगा, आपका काम आसान है। कॉपर सल्फेट नीला, ठीक है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर इसका रंग, गर्म करते हैं कॉपर सल्फेट को तो इसका रंग जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा श्वेत, ठीक है। श्वेत मतलब व्हाइट, है। चलिए सफेद यहां ध्यान रखिएगा। आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। एक शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलीय जल होता है? बिल्कुल सही है। एक जो शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट होता है उसमें क्रिस्टलीय जल होता है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि गर्म करने पर यह जल निकल जाता है और लवण श्वेत हो जाता है। तो मैं बताया कि कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो नीला से क्या हो जाएगा? श्वेत हो जाएगा। तो कथन दोनों सही है, बोथ करेक्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बताया था ½ जिप्सम में बताया था 2:2। तो ध्यान रखिए ½ कहां है? CaSO4 इंटू ½ क्लियर। चलिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है, यानी कि साल्ट एंड वाटर। धातु के ऑक्साइड, बहुत अच्छा प्रश्न है। धातु के ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया से क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। तो क्षार को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा कि नहीं बनेगा? कहेंगे हाँ सर, बन जाएगा। धातु के ऑक्साइड किस प्रकार के? तो धातु का ऑक्साइड है वो होगा क्षारीय, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड, तो अ से अधातु और अ से अम्लीय, मिलान करा लीजिएगा, सही हो जाएगा। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो धातु के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। आगे आइए, अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हाइड्रोजन। अम्लों में पाए जाने वाला अनिवार्य तत्व जो है वो है क्या? तो हाइड्रोजन है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता घटाने की प्रक्रिया, घटा रहे हैं उसका मतलब तनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तनुकरण। पीएच स्केल में पी मतलब देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है, पोटेंशिया या पुंसास भी बोल दिया जाता है। वैसे सही आंसर तो पुंसास है, बट सभी आप लगाइए, यह सभी, ठीक है। पीएच स्केल इसका सोरेनसेन ने खोज किया था, पीएच स्केल जिसमें आपको 14 तक रहता है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि 1 से 14 तक कि 0 से 14 तक। तो ध्यान रखिएगा 0 से लेके 14 तक होगा। जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2, ठीक है ना। नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बाकी किताबों में डाटा अलग मिल सकता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी का डाटा है तो इस पर भरोसा रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? तो शुद्ध जल है भैया 7 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान, तो रक्त का 7.4 और समुद्री जल का क्षारीय होता है 8.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये प्रश्न पूछ दिया गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये होता है 10।
चलिए, और ये भी पूछा जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, ये है 14, ये सबसे लास्ट है, बहुत क्षारीय हो जाएगा ये। मानव शरीर का जो परास है वो कितने, तो वो लगभग अम्लीय से हल्का क्षारीय, हल्का तो 7 से, सॉरी अम्लीय नहीं, उदासीन से 7 से 7.8 के बीच। चलिए आइए, अम्लीय वर्षा कहलाती है जब 5.6 से कम जाए पीएच मान पानी का, तो वो अम्लीय वर्षा हो जाता है। हमारा अमाशय HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव करता है। ठीक है, इसमें प्रश्न इजी आपको मिल रहे होंगे, लेकिन प्रश्न यहां से आपको दिखाई देगा। एसिडिटी की उपस्थिति में एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो एंटा एसिड, जैसे इनो वगैरह आप लेते हैं ना। एंटा एसिड में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया है कि दुर्बल क्षार, और दुर्बल क्षार क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी आप प्रयोग कर सकते हो, मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का, तो मैंने बताया कि ये तो दुर्बल है तभी तो एंटा एसिड के रूप में कर रहे हैं। हाँ सर। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम जाए। ठीक ना। वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम, तो ध्यान रखिएगा डी। दांतों का एनामेल किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है। मधुमक्खी के डंक से दर्द होने से राहत मिलता है, तो मधुमक्खी के डंक में होता है, आप जानते हैं कि अम्ल होता है। ठीक, अब हमको सही कैसे होगा, तो हम इस पर अगर क्षार रगड़ेंगे तो सिरका में अम्ल होता है, बेकिंग सोडा में होता है क्षार, जानते हैं, नींबू के रस में अम्ल होता है, नमक उदासील होता है। तो जब अम्ल को सही करना है तो क्षार लगाइए, बेकिंग सोडा यूज करिए। बेकिंग सोडा किस प्रकार का, बेकिंग सोडा मतलब कि पकाने वाला है ना, यानी खाने वाला, तो खा रहे हैं इसका मतलब कि वो दुर्बल होगा तभी खा पाओगे आप। ठीक है, यानी कि दुर्बल क्षार, डी ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित में से सही मिलान कर, सिरके में एसिटिकम, दही में लैक्टिकम, संतरा में सिट्रिकम और इमली में टार्टरिकम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एसिटिक, लैक्टिक, सिट्रिक और टार्टरिक रखिएगा, एसिटिक, लैक्टिक, सिट्रिक, टार्टरिक, हाँ सी यहां पर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, चलिए सही मिलान कराइए। नींबू में, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल जानते हैं, टमाटर में ऑक्सोलिक अम्ल जानते हैं, मधुमक्खी का डंक मैथेनाइक अम्ल जानते हैं, और दही में लैक्टिक अम्ल जानते हैं। तो ये मिलान करा लीजिएगा। प्रबल अम्ल, देखिए अभी मैंने बताया था कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को अगर मिलाए हैं तो आप साधारण, सॉरी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाए हैं तो साधारण नमक बना है। यहाँ पर जब साधारण नमक बन गया है तो पीएच मान उसका 7 हो ही जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। चलो आगे आता हूं। 53वां प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से कौन सा लवण बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, NaOH, इसको जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से कौन सा क्षार बनता है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड को NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदलना, यही वाला सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन से जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल रहे हैं, यही क्लोर क्षार अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदलना। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस, तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर आपको मैं बता ही चुका हूं। आ गया ना, क्लोर क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस, देखिए एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन। मैं बताया, इस प्रश्न को 2 बार करा दिया। क्लोरीन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, क्लोरीन का निर्माण जलीय NaCl का विद्युत अपघटन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी करा चुका हूं, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करके। बूझा हुआ चूना और क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है, बूझा हुआ चूना, अच्छा बूझा हुआ चूना है ना, शुष्क बूझा हुआ चूना और क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसी प्रोसेस से बनता है। शुष्क बूझा हुआ चूना और क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए
विरंजक चूर्ण का उपयोग किस लिए होता है? तो बताया जा चुका है कि कपड़े विरंजक में या पेयजल के शुद्धिकरण में, तो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा कब खाएंगे? जब उसमें H होगा, NaHCO3, ठीक है। Na2 वाला नहीं खा लेना, मुंह नाक सब गला देगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक दोनों पूछ रहा है, सोडा अम्ल में और अग्निशामक में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा की बात की जा रही है। धोबिया सोडा, धोबिया सोडा में सोडियम क्लोराइड, धोबिया सोडा सोडियम क्लोराइड। अच्छा एक मिनट, धोने का सोडा है ना, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl, लेकिन यहाँ पर धोने वाला सोडा कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बहुत बारीक चीज बता दे रहा हूं। आपसे पूछा है धोबिया सोडा किससे प्राप्त किया जाता है, तो मुख्यतः ये सोडियम क्लोराइड से ही प्राप्त किया जाता है, जबकि इसका मैं समझ गया था, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, लेकिन ये प्राप्त होता है NaCl से ही, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने में तो इसी का प्रयोग किया जाता है, Na2CO3 का ही। जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 और जलीय है तो 5H2O, ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करेंगे तो पानी सूखेगा, क्योंकि देखिए जिप्सम में 2H2O होगा, 2H2O है, ठीक है। इसको गर्म करिए 373 केल्विन पर, तो पानी सूखेगा, और ये पानी जब हाफ H2O बच जाएगा, वही हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम को गर्म करके। यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, लाल को नीला कर दे रहा है, तो वह कैसा होगा? वह क्षारीय होगा ना, और नीला को लाल कर दे तो अम्लीय होगा, ठीक है। 100 यहाँ तक 68 प्रश्न, बस इतने प्रश्न थे, और मैंने बहुत जल्दी फटाफट करा दिया, क्योंकि जो कठिन प्रश्न थे वो पार्ट 1 में मैंने कराया था, और जो थोड़े से आसान प्रश्न थे, प्रश्न बहुत शानदार हैं, एग्जाम में आने वाला है ये सब प्रश्न। अगर कोई प्रश्न में डाउट हो, गलत हो, तो कमेंट कर दीजिएगा कि भाई साहब फला प्रश्न में मुझे डाउट लग रहा है, तो उसको चेक करके फिर से कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। वैसे संभावना कम होता है कि गलत हो, लेकिन फिर भी इनकार नहीं करता हूं मैं गलती होने से, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग करने में या फिर जब NCERT से क्वेश्चंस बनाया जा रहा हो, तो उस समय हो सकता है माइनर मिस्टेक, उससे इनकार नहीं किया जा रहा है ना। तो कमेंट कर दीजिएगा कि एक आध क्वेश्चन लग रहा है गलत है, जो भी गलत हो उसका नंबर कर दीजिएगा, मैं आपको फिर सुधार करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।